युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 42। युवराज अपना नया प्लान समझाते हुए कहा, देखो तुम कह रही हो ना कि युग उस पर प्यार लुटाए जा रहा है और उसने मन्नत को कुछ कहा नहीं। इसका मतलब युग मन्नत पर जरा भी शक नहीं कर रहा, वह उस पर ट्रस्ट करने लगा है। युग का ट्रस्ट तोड़ने के लिए तुम्हें मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। मोनिका एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाकर आराम से सोफे पे टेक लगाकर बैठी एटीट्यूड के साथ बोली, और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मन्नत के मोबाइल से मुझे मैसेज करना होगा। अब तुम समझ जाओ कि तुम ऐसा क्या मैसेज करोगी जिसका रिप्लाई मैं दूँ, और वह मैसेज युग देखना चाहिए तो ही उससे शक हो पाएगा, वरना नहीं। और अब युग के दिमाग से खेलना पड़ेगा, तभी जाकर सब नॉर्मल हो सकता है, वरना सब चीज़ों में युग ताकतवर है, उससे जीतना मुश्किल हो सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, तुम्हारी बातें मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बात बनेगा, और तो और ऊपर से यह बहुत ही पचकानी जैसी हरकतें लगेगा। मन्नत कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उसे नहीं समझ में आएगा। वो तो डायरेक्ट बोल सकती है कि ये मैसेज मैंने नहीं किया, या वह डिलीट कर सकती है, और उसे ये भी समझ जाएगा कि उसने मैसेज नहीं किया तो किसने मैसेज किया। युवराज मोनिका को कन्वीनियंस करते हुए आगे कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, यह उसे समझ जाएगा कि यह मैसेज उसने नहीं किया, पर युग युग तो उस पर ही शक करेगा ना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या कहा, युग के दिमाग से खेलना है, वह सभी चीज़ों में ताकतवर है, पर एक बार शक उसके दिमाग में घर कर लिया ना तो आगे का बात बन सकता है। बोलो, तुम यह कर सकती हो? मोनिका युवराज की बातों से थोड़ा कन्वीनियंस तो हो गई, उसे भी कहीं न कहीं फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था, और फ़ायदा सोचते हुए आगे बोली, ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है, ज़रूर करूँगी। अगर यह अनसक्सेसफुल हुआ ना तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी। युवराज मोनिका को यकीन दिलाते हुए कहा, 100% सक्सेसफुल होगा, तुम देख लेना। तुम भी याद रखोगी युवराज ने क्या कहा था। शक ऐसे वहम है जो एक बार इंसान के दिल और दिमाग पर घर कर जाए तो उसे अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इतना बोल युवराज मिस्टीरियस हंसी हंसने लगा। मोनिका ने आगे कहा, ठीक है फिर, जब मैं उसका मोबाइल लूँगी तब मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूँगी। कॉल के दूसरी ओर से युवराज ने कहा, ठीक है, सतर्क होके करना, युग को शक ना हो, उसे पूरा यकीन हो कि ये मैसेज मन्नत ने ही किया है, जिसका रिप्लाई मैं बड़ी शिद्दत से दूँगा। दोनों ने अपनी अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दोनों ने अपनी अपने तरीके से मन्नत और युग को अलग करने के लिए पूरा षड्यंत्र बना लिया। शाम का वक्त, दिन भर वक्त कट गया। रेहान ने दिन भर ऑफिस में बैठी यही सोच रहा था कि आज जैसे तैसे करके वह उत्तम जी से बात करेगा, क्योंकि उसने अपने डैड से वादा किया है। रेहान ऑफिस से आज जल्दी निकला ताकि वह हॉस्पिटल जाकर उत्तम जी से बातें कर सके। रेहान कार में बैठ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वह तेजी से कार चलाए जा रहा था ताकि वह जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। रेहान हॉस्पिटल पहुंचते ही पहले कुछ सोचकर कॉरिडोर पर ही रुक गया। लगभग 10-15 मिनट वह ऐसे ही खड़ा रहा था। तभी उत्तम जी हाथ में प्लास्टिक लिए वार्ड से बाहर निकले। उन्हें देख रेहान उन्हीं के तरफ बढ़ गया, और जब उत्तम जी ने रेहान को अपनी तरफ आता देखे तो वो भी हंसते हुए बोले, अरे साहब, आप यहाँ? अब आपके पिताजी कैसे हैं? रेहान अपने जेब में दोनों हाथ डाले नरमी से पेश आते हुए कहा, डैड घर पर हैं, आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गया है और पहले से बेटर फील कर रहे हैं। रेहान का इतना बोलना सुन उत्तम जी सोचने लगे, जब इनके पिताजी का डिस्चार्ज हो गया है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर भी यही सोचते हुए बोले, साहब आपको कोई काम था क्या? नैना तो घर पर गई है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी, तो आप उससे मिल सकते हैं।
नैना घर पर ये सुन रेहान को तसल्ली हो गया, इसलिए तो वह कॉरिडोर के पास ही रुक गया था। नैना की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रहा कि वह अंदर जाए। रेहान ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, अंकल मुझे आपसे बात करना है, तो क्या आपके पास टाइम है? रेहान का इतना कहना कि उत्तम जी अपने दोनों हथेली आपस में मसलते हुए बोले, साहब हम जैसे लोगों के पास टाइम ही टाइम रहता है, आप बोलिए ना, आपको क्या कहना है? उत्तम जी की बातें रेहान अच्छे से समझ रहा था, जिस इग्नोर करके वह आगे बोला, क्या थोड़ी देर हम बाहर चल के बातें कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जी ज़रूर, उत्तम जी इतना बोल रेहान के साथ चल दिए। उन्हें अंदर से घबराहट हो रहा था कि कहीं रेहान उन लोगों की मदद कर रहा है तो कहीं पैसे तो नहीं मांगने के लिए आया है। यही सब उत्तम जी के दिमाग में चलने लगा। रेहान उत्तम जी को अपने साथ हॉस्पिटल के पास में एक कैफ़े में लेकर गया। दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाया। कुछ समझ नहीं आ रहा वह कैसे बात स्टार्ट करे, कैसे कहे, कैसे उन्हें मनाए। अगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो, पर उसने बहुत हिम्मत करके सोचा आज किसी भी हालत में शादी की बात करना है। रेहान कॉफ़ी का एक सिप लिया। वह अपने आप को तैयार कर रहा था कहने के लिए कि तभी उत्तम जी बोल पड़े, साहब बताइए क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? रेहान कॉफ़ी को साइड में रखा, अपने दोनों हथेलियां आपस में फंसा अंगूठे से टेबल पर टक टक करते हुए बोलना स्टार्ट किया, अंकल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे नैना बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रेहान ने अभी अभी जो कहा उत्तम जी को तो कुछ समझ में नहीं आया, जिसे वह दोहराते हुए वापस बोले, क्या क्या कह रहे हैं आप? शादी वो भी मेरी भांजी से? रेहान अच्छे से देख सकता था कि उत्तम जी का फेस कैसे उदासी में बदल गया, क्योंकि उन्हें भी यकीन करना मुश्किल काम है और इनकी फैमिली का मानना तो उससे भी मुश्किल काम है। रेहान एक बिजनेसमैन है, उसे किसके साथ कैसे डील करना है उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। वह तुरंत अपने डील की तरह डील करने लगा। उसे सब पता है कि आज की दुनिया में पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता, जिस वजह से वे लोगों से इन्हीं कारणों से नफरत भी करता है। रेहान सीरियस होते हुए कहा, अंकल आप ये मत सोचिए कि नैना की शादी मुझसे हो जाने पर आपके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं नैना से शादी करके आपकी फैमिली प्लस आप उसके पापा के हॉस्पिटल का खर्चा वह सब संभालने के लिए तैयार हूँ। उत्तम जी रेहान की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे और रेहान भी समझ गया कि इस तरह से बात को संभालना है। वह अपनी बातें आगे रखते हुए कहा, यहाँ तक कि आपको नया फ्लैट लेकर दूंगा, बाकी फैमिली अच्छी सोसाइटी में रह सकती है। आपके घर के खर्चे के लिए तो मंथली में पैसे देने के लिए रेडी हूँ। आप चाहे तो हमारी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेहान का इतना सारा ऑफर सुन उत्तम जी तो पूरी तरह सुन पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह से कोई उन्हें संभालेगा। अंदर ही अंदर एक लालच की बीज पनपने लगा, पर वह कुछ सोचने लगे, क्या इन सब के लिए नैना रेडी है? वह अपनी भांजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। वह अपने लालच को साइड में रख आगे बोले, साहब क्या नैना को इन सब के बारे में पता है? अगर वह हाँ कहती है तो ठीक, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। रेहान अपने होठों को आपस में दबाया, फिर कुछ सोच के आगे कहा, मैंने उससे बात किया है पर वह ना कह रही है। वो शायद आपके कहने का हाँ कह दे। इस टॉपिक पर लगभग दोनों की आधे घंटे तक बातें हुई। रेहान ने उन पर ज़्यादा प्रेशर देने लगा कि वह नैना कोई शादी के लिए मनाए, वह उनकी बात ज़रूर मानेगी। जिस पर उत्तम जी ने हाँ में सिर हिलाया कि वह नैना से एक बार ज़रूर इस विषय पर बात करेंगे, पर वह अपनी भांजी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अगर वह हाँ कहती है तो ठीक, अगर ना कहती है तो भी ठीक, पर वह उस पर दबाव नहीं डालेंगे। रेहान ने भी उनकी बातों की सहमति दिखाते हुए हाँ में सिर हिला दिया।
दोनों चेयर से उठ खड़े हो गए और जाते जाते रेहान ने एक बार फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात ज़रूर मानेगी। रेहान अपनी आँखों पर गॉगल चढ़ाते हुए आगे कहा, मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ, आप मुझे अपडेट दे दीजिएगा। इतना बोल रेहान कैफ़े से तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उत्तम जी वापस चेयर पर बैठ गए और अपने सिर पर हाथ लगाए सोचने लगे, ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ मैं। नैना मेरी बेटी है, मैं उसके पीठ पीछे कोई सौदा नहीं कर सकता। उत्तम जी काफ़ी देर तक वहीं बैठे यही सब सोच रहे थे। इधर मेंशन में मोनिका ने बड़ी चालाकी और चतुराई से मन्नत का मोबाइल लेने के लिए नए नए तरकीब निकालने लगी, पर उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर मन्नत कमरे में ही थी और जब वह काव्या के साथ बातें करने में बिजी थी तब भी उसका मोबाइल उसके पास नहीं था। मोनिका ने मन्नत का मोबाइल लेने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी, पर उसका मोबाइल निकालना और मैसेज करना टफ काम लग रहा था। रात के करीब 9:30 बजे युग घर आ गया था। कुछ देर में वह शेरा से ही बातें करते रहा। जब उसकी बातें ख़त्म हो गई तो वह सीधे अपने कमरे में चला गया। इस वक्त कमरे में मन्नत नहीं थी। युग वॉच और मोबाइल टेबल पे रख फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट में फ्रेश होने के बाद टी शर्ट और ट्राउज़र पहनने कमरे से बाहर निकला। सभी ने पहले डिनर किया था। युग डिनर करने से पहले दादी से मिलना चाह रहा था, क्योंकि 2 रात से उसने दादी को देखा नहीं। ऐसा हमेशा हुआ है कि युग रात लेट आया है, पर वह मॉर्निंग में दादी और माँ से देखे मिले बगैर नहीं निकलता। युग दादी के कमरे की ओर जा रहा था और साथ ही साथ में उसकी नज़रें मन्नत को ढूंढ रही थी, पर उसे मन्नत दिखाई नहीं दी। युग दादी के कमरे के पास पहुंच जैसे कमरे का दरवाज़ा खोलने वाला था कि उसे अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। यह हंसी किसी और की नहीं बल्कि मन्नत, काव्या और दादी तीनों हंस रही थी, जिसे सुन युग बाहर ही रुक गया। उनकी हंसी साफ साफ सुनाई दे रहा था, पर वह किस बारे में बातें कर रहे हैं वह स्लो आ रहा था, जिसे सुनने के लिए युग अपना कान दरवाजे के पास लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। युग अपने मन में कहने लगा, ये दोनों गॉसिप की मशीन है, नॉन स्टॉप बातें करती रहती हैं। इस वक्त दादी को आराम करना चाहिए, पर ये दोनों हैं कि देर रात तक दादी को भी नहीं छोड़ी। युग आगे सोचा कि वह कमरे में जाए और दोनों मन्नत काव्या को बोले बाहर जाने के लिए, ताकि दादी से मिल के उन्हें आराम करने को कह सके। युग दरवाजे के कुंडी पर हाथ रख के जैसे खोलने ही वाला हुआ कि दादी अपनी तारीफ करते बोली, सुबह 4 बजे उठ के तेरे दादाजी को चाय नाश्ता बना के देती थी, उसके बाद सभी के लिए खाना बनाती थी, सूर्य निकलने के पहले मेरा सब काम हो जाता था। दादी अपनी और जवानी के बारे में बता जा रही थी, उनके टाइम के वह कैसे बच्चे और घर का काम संभाला करती थी, जिसे काव्या और मन्नत बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी ने आजकल की लड़कियों की बुराइयां करते हुए आगे बोली, आजकल की लड़कियां तो एक ही डिलीवरी में बूढ़ी हो जाती हैं, बेवजह में नौटंकी करती हैं, ये दुखता है वह दुखता है, अच्छी चीज़ें तो खाती पीती नहीं, वही सड़ी हुई पाव खाएंगी। दादी की बात काटते हुए काव्या ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, दादी वह सड़ी हुई पाव नहीं होता, उसे बर्गर और पिज़्ज़ा कहते हैं। दादी ने भी मुंह टेढ़ा करते हुए आगे बोली, हाँ वही बुगर पाव खा खा के पाव जैसी हो जाएंगी तो दुखेगा नहीं तो क्या होगा। दादी की फनी बातें सुन काव्या मन्नत अंदर ही अंदर बहुत हंसने लगी। काव्या ने दादी के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से बोली, दादी अब बस भी करो, फिर कहोगी मुंह में दर्द हो रहा है, अभी अभी दांत निकले हैं, 8 दिन भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने मना किया है ना कम बात करने के लिए। दादी ने काव्या के हाथ को झटकते हुए बोली, अरे बूढ़ी माँ, तू बूढ़ी हो गई है, मैं नहीं, तेरे उम्र आने तक तुम्हारे न जाने कितने हाल हो जाएंगे, आई मुझे बड़ा सिखाने।
काव्या ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, माफ़ कर दो दादी, गलती हो गया मुझसे जो मैंने आपसे कुछ बोली। मैं बूढ़ी हूँ, आप नहीं, आप तो अभी भी जवान हो। बोलो और बोलती रहो, जब दर्द मुँह में फिर मत कहना। अब युग न चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से तीनों उसी डायरेक्शन में देखी। दादी का तो कुछ नहीं, पर काव्या मन्नत दोनों बेबसी से युग को देखने लगी। काव्या चालाकी दिखाते हुए तुरंत दादी के बेड से उठ खड़ी हो गई दादी के गाल पर प्यार से किस करते बोली, बाय दादी, गुड नाइट। काव्या को इतना तो समझ गया कि उसका भाई हम दोनों को फटकार लगाएगा क्योंकि दादी को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। काव्या ने यहाँ से जाना ही बेहतर समझी। वो अपनी चोर नज़रों से देखते देखते दबे पांव कमरे से जल्दी जल्दी निकलने लगी। काव्या जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाता देख मन्नत भी खड़ी हो गई, जैसे पीछे मुड़ी जाने को कि दादी बोल पड़ी, अब तो कहाँ चली जब मेरा पोता यहाँ है तो। मन्नत एक ही कदम आगे बढ़ाई थी कि जो रुक गई। एक हाथ से अपने सिर के बालों को संवारने लगी और दूसरे हाथ से अपने ड्रेस ठीक करने लगी। युग मन्नत को इग्नोर करके दादी के पास गया। वहीं युग दादी के पास बैठा अपना हाथ दादी के हाथ पर रख बोला, दादी अभी आपके दांतों का दर्द कैसा है? क्या ज़्यादा दर्द कर रहा है? दादी युग के सिर पर हाथ फेरते बोली, मेरा लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे होते हुए तेरी दादी को कुछ हो सकता है? युग दादी से नाराज़गी जाहिर करते हुए आके बोला, दादी आपको कब से ये आदत लगी इतनी देर रात जागते रहने की? दादी ने आगे कहा, अरे आज ही तो इतनी देर तक जागी हूँ। तेरे बचपन की सोने का कड़ा अपनी बहुरानी को दिखा रही थी। इसको ये बता रही थी कि तुम्हारा बच्चा होगा तो ये कड़ा मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। ये कड़ा हमारी चौथी पीढ़ी पहनेंगी, बस तब तक मैं मरूं नहीं। दादी बोल रही थी कि युग उन्हें टोकते हुए बोला, दादी बस अब आप आराम करो, रात काफ़ी हो गया है। मन्नत जो खड़ी थी वह दादी के मुंह से ऐसी बातें सुन शर्म के साथ साथ अजीब भी लगने लगा। युग बेड पर बैठा था और मन्नत उसके पीछे खड़ी थी। वे खुद के मन में कहने लगी, अच्छा हुआ कि युग का फेस नहीं दिख रहा, वरना मैं कैसे नज़र मिलाती। दादी मुंह टेढ़ा करते बोली, जब भी मैं बच्चे की बात करती हूँ तुम दोनों का मुंह ही लटक जाता है। ऐसा लगता है महाभारत युद्ध करने को कहा हो। युग आगे बोला, दादी मैं हमेशा कहता हूँ आपको कुछ नहीं होगा और आप जैसा चाहती हूँ वैसा होगा। इतना सुन दादी के चेहरे पे अलग ही चमक आ गया जो किसी से छुपा नहीं सकता। दादी अपने दोनों हाथ से युग के गालों पर फेरते बोली, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मुझे पता है तू कभी अपनी दादी को नाराज़ नहीं कर सकता और बिना परपोता देखे मुझे मरने नहीं देगा। इस बार युग भारी आवाज़ में दादी से शिकायत करते कहा, दादी कितनी बार कहा हूँ ये मरने वाला वर्ड मत बोला करो। दादी ने कहा, ठीक है, नहीं बोलूँगी। बस 10 मिनट तक युग ने और दादी से बातें किया। उसके बाद युग और मन्नत दादी के कमरे से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ नैना का घर। उत्तम जी हॉस्पिटल से देर रात घर आए। हॉस्पिटल में नैना अपने पापा के पास रुकी थी। नरेश जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया है। उठने बैठने चलने फिरने लगे, जिसे देख सभी की उम्मीद की किरण जागने लगा कि नरेश जी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेहान की कही हुई बातें उत्तम जी के जहन में बार बार वही घूम रहा था। उन्हें रेहान की बातों पर यकीन करना मुश्किल होने लगा। रेहान के बोले हुए एक एक शब्द उत्तम जी को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। उत्तम जी को इस तरह परेशान और गहरी सोच में देख सुरेखा जी बोली, अब तुम्हें क्या हो गया? इतना खोए खोए से क्यों दिख रहे हो? हॉस्पिटल में रह रहे के कहीं तुम्हें तो नहीं कोई बीमारी लग गया? कितनी बार बोली हूँ दिन भर मत रहा करो, पर नहीं। सुरेखा जी की जली कटी बातें सुन उत्तम जी चिढ़ते हुए बोले, सुरेखा बिना सोचे समझे क्या बोली जा रही है?
तो सिर्फ यही लगता है कि मेरी परेशानी हॉस्पिटल का ही है, पर ऐसा नहीं है। फिर कैसी परेशानी है? तुम्हें तो अपनी बीवी बच्चे छोड़कर सिर्फ अपनी भांजी की पड़ी रहती है। कभी घर का सोचा है कि घर कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा? वह तो सब नहीं दिखाई देगा। जब तक बहन जिंदा थी तो उसका घर देखते रहे, उसके जाने के बाद उसकी बेटी। उत्तम जी उंगली दिखाते हुए सुरेखा जी को बोली, सुरेखा बस कर दे, वरना मेरा गुस्सा तू जानती है, कहीं गुस्से में मैं कुछ गलत ना कर दूँ। जो तू नहीं चाहती खामखा मेरा हाथ उठ जाएगा। सुरेखा जी रोने की नाटक करते हुए बोली, हाय मेरी किस्मत, अब यही रह गया है, अब आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? सुरेखा जी उत्तम जी के हाथ पकड़ खुद के गालों पर वार करते हुए बोली, लो मारो मुझे, मार डालो, मेरा गला दबा डालो, मेरे मरने के बाद सबको शांति मिल जाएगा। तुम्हें, तुम्हारी मरी हुई बहन को, तुम्हारी भांजी को, सभी को। सब लोग मिलकर यही चाहते हैं कि मैं ही मर जाऊं। सुरेखा जी की इतनी बातें सुन उत्तम जी को सहन करना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर दांत पीसते हुए बोले, सुरेखा अब बस कर दे, वरना क्या क्या करोगे आप? क्या बचा है करने के लायक? अपने बच्चों की तो देख रेख नहीं कर सकते, दूसरों के बच्चे के दिन रात हॉस्पिटल में पड़े रहते हो। मुझे तो लगता है मेरे यहाँ रहने से सभी को तकलीफ हो रहा है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। सुरेखा जी गुस्से में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, जिस पर उत्तम जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, जा अभी निकल जा, तू सही कह रही है, तेरे जाने से ही यहाँ शांति बना रहेगा। जब तक तू रहेगी इस घर में नहीं रह सकता शांति, क्योंकि तू रहने नहीं देती। उत्तम जी इतना बोलकर घर से बाहर निकलकर बैठ गए। वहीं सुरेखा जी किचन में जाकर फफक फफक कर रोने लगी। बहुत रात होने के बाद जब उत्तम जी घर के अंदर आए तो सुरेखा जी मुंह फुलाए हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए सोने की कोशिश करने लगी। उत्तम जी घर में आते ही पहले लकड़ी के कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि रेहान जो कह रहा है वह सही है। इस दुनिया में उसके जैसा इंसान मिलना नामुमकिन है और हम जैसे गरीबों का कोई हाथ नहीं थामता। वह तो बेचारा हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। आजकल के ज़माने में लोग अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते। वह तो हम लोगों का भी ध्यान देने के लिए कह रहा है और वह बात भी नहीं करता, वह करके दिखाता है, क्योंकि उसने नैना के पापा के बड़े अच्छे से ख्याल रखा है। इससे ही पता चलता है कि उसके मान सम्मान, उसके संस्कार का। उत्तम जी अपनी खामोशी तोड़ते हुए आगे बोले, देख सुरेखा, मुझे पता है तू सोई हुई नहीं है, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। मुझे पता है तू नैना को ज़रा भी पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया है उसकी शादी करवा देता हूँ। वह अपने घर रहेगी, सुखी से रहेगी और उसके जाने के बाद तू यहाँ खुशी से रहेगी। सुरेखा जी बिस्तर पर फर्श पर लगाकर सोई थी। उत्तम जी की इतनी बातें सुन वह उठकर बैठ गई और उन्हें घूरते हुए देख बोली, वाह वाह वाह, क्या बात कह रहे हो, बड़ा अच्छा सोचा है आपने। पर यह मत भूलो, शादियाँ 1000 रुपये में नहीं होती, लाखों रुपए लगते हैं, और जो तुम्हारे पास उतना भी नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन और जीजा ने रखा है जो इतना इतरा रहे हो। आधी रात बीत जाने पर भी सुरेखा जी की इतनी कड़वी बात सुन उत्तम जी का पारा गर्म होने लगा। फिर चढ़ते हुए बोले, तू जब भी मुंह खोलती है ना, तेरे मुंह से सिर्फ गंध ही निकलता है, कभी तो अच्छा बोलती जा। तुम लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है मुझे अच्छा कहने बोलने के लिए। आज अपने फैसला लिया है कि उसकी शादी करवाने का, तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय 1-2 जेवर है, मैं नहीं दे सकती, समझे आप? और ये मत भूलो, उसके जाने के बाद हमारा घर चलना मुश्किल हो जाएगा। उत्तम जी अपना चश्मा आंखों से उतार टेबल पर रखते हुए बोले, घर नहीं चलेगा इसका क्या मतलब? आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करना ही है, तो देर किस बात की? वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है और जब तुम उसके बारे में जान लोगी ना, तब तुम भी कहोगी कि हमारा भाग्य खुल गया। उत्तम जी चिकनी चोपड़ी बातें सुन सुरेखा जी को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वह बेमन
से सुने जा रही थी। सुरेखा जी को इतना शांत सुनता देख उत्तम जी ने आगे बातें करना जारी रखा। पहले उन्होंने रेहान के बारे में बताया। यह कोई और नहीं बल्कि नैना जहाँ काम करती है उसके सर ने ये शादी करने का ऑफ़र रखा है, बल्कि यहाँ तक कि वह हम लोगों को भी संभालने के लिए कह रहे हैं। हमें नया फ्लैट देंगे रहने के लिए। उत्तम जी ने अभी अपनी बात भी ख़त्म नहीं किया कि उतने में सुरेखा जी उन्हें बात काटते हुए बोली, क्या 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 कहा अभी आपने? हमें घर देंगे रहने के लिए? क्या सच कह रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ कहूँगा? उत्तम जी ने रेहान का कहा हुआ हर एक बात क्या क्या बताया था सुरेखा जी को विस्तार से बताने लगे और सुरेखा जी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। उत्तम जी बहुत समझदार इंसान है, वह नैना का कभी बुरा नहीं चाहेंगे। रेहान को भी वह बहुत अच्छे से जानने लगे थे कि यह लड़का नैना के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं सुरेखा जी के मन में लालच का बीज पनपने लगा। सुरेखा जी ने उत्तम जी को समझाते हुए कहा, पहले मैं लड़के से बात करना चाहूँगी, पहले मैं उसे देखना चाहूँगी। क्या वह सच कह रहा है? क्या वह हमारी नैना के लिए काबिल है? सब जांच पड़ताल करके ही मैं अपनी नैना का हाथ उसके हाथ में दे सकते। उत्तम जी सुरेखा को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने समझने में थोड़ी भी देरी नहीं लगी कि सुरेखा के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, पर नैना इस रिश्ते को ना कह चुकी है। सुरेखा जी ने जैसे सुना कि नैना ने पहले ही ना कर चुकी है, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वह उत्तम जी को समझाते हुए बोली, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों से बात कर लूँगी। और हाँ, क्या आप भी चाहते हैं कि यह रिश्ता जुड़े? जिस पर उत्तम जी बोले, अगर रेहान की जगह कोई और होता तो शायद मैं इतना जल्दी फैसला नहीं लेता, पर मैं रेहान को बहुत ही बारीकी से जानता हूँ, उस पर मैं आँख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर आजीजा जी की इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वह उसी के वजह से हो रहा है। सुरेखा जी सोच ही रही थी कि उत्तम जी आगे बोले, तुम क्या कहती हो? जिस पर सुरेखा जी इतनी बड़ी बात कैसे जाने दे सकती। उन्होंने तुरंत कहा, ज़रूर, हमें नैना के लिए रिश्ता जाने नहीं देना चाहिए। अगर वह इतने अच्छे हैं, नैना की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम जी के मुंह से रेहान की इतनी तारीफ सुन सुरेखा जी को ऐसा लग रहा था कि कल सुबह होते ही वह एक बार ज़रूर रेहान से मिले, एक बार उससे बात करके देखे, उसने जो भी कहा है उससे कंफर्म करवा ले ताकि उसे भी यकीन हो जाए जो उत्तम जी बोल रहे हैं क्या वह सही कह रहे हैं। सुरेखा जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत सुबह हो जाए और वह रेहान से मिलकर बातें करके सब क्लियर कर ले। मेंशन में मोनिका ने जब से युवराज से बातें की थी तब से उसने मन्नत का मोबाइल लेने के लिए बहुत प्रयत्न की, पर वह असफल रही, जिसके कारण वह अपने कमरे में परेशान होकर सोच रही थी। सोचते सोचते उसका अंदर से बुरा हाल हो रहा था। उसने खुद से कहा, आज तो मैंने उसका मोबाइल नहीं ले सकी, पर कल मुझे किसी भी हालत में मोबाइल निकालना ही पड़ेगा। पर कैसे? मौका देखकर निकालना पड़ेगा ताकि वह मैसेज युग देख सके। मोनिका ने मोबाइल में टाइम देखी तो इस वक्त रात के 11:15 हो रहा था। उसने अपना मोबाइल बंद कर सोने की कोशिश करने लगी कि कल किसी भी हालत में मुझे मन्नत का मोबाइल से युवराज को मैसेज करके ही रहूँगी। सुबह का समय मोनिका ने मन्नत का मोबाइल लेने के लिए सारे तरकीब निकाल रही थी, पर नाकामयाब रही। युग के होते हुए उसके कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि युग जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा उसके होते हुए उसके कमरे में कोई आए। युग के ऑफिस जाने के बाद मोनिका मन्नत का मोबाइल लेकर अगर युवराज को मैसेज करेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि युग नहीं रहेगा और जब वह ऑफिस से घर आएगा तो उसकी मौजूदगी में कमरे में नहीं जा सकती। मोनिका दिन भर यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रही थी।
आखिरकार उसने एक तरकीब निकाल ही ली। वह किस तरह से मन्नत के मोबाइल से युवराज को मैसेज करेगी और युग को भी पता चलेगा। ये सब प्लान करने के बाद उसके होठों पर खतरनाक स्माइल आ गया। मोनिका अपने आप से बोली, ये काम मैं आज ही करूँगी। मन्नत अग्रवाल। सभी के ब्रेकफास्ट होने के बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ सुरेखा ने उत्तम जी से रेहान का नंबर लेकर कॉल लगाई। उन्होंने रेहान से कहा कि आज मिलने उनके घर आए ताकि आमने सामने मिलकर बातें करें। कॉल की दूसरी तरफ से रेहान ने भी मिलने के लिए हाँ भर दिया। सुरेखा जी ने रेहान को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने वही टाइम बताया जिस टाइम पर नैना हॉस्पिटल में रहती है। देखते देखते सुबह से दोपहर हो गया। वक्त का पता नहीं चला। वक्त आ गया दोपहर में। रेहान अपने कार में बैठे कांदिवली के गलियों के में सफ़र करने लगा। सुरेखा जी के घर पर दाखिल हुआ। उस छोटी सी पतली सी गली में सभी लोग रेहान को घूर घूर कर देखने लगे। उसने अपनी कार को बाहर पार्क किया था, पर उसकी पर्सनैलिटी को देख सभी की नज़रें उस पर ही थी। सुरेखा जी ने जब देखा कि इतना अमीरजादा उनके घर में मेहमान आया है और आसपास के लोग उन्हीं के घरों की ओर देख रहे हैं, तो उनका शान और भी बढ़ने लगा। उनके अंदर कहीं न कहीं घमंड आना चालू हो गया। आसपास के लोगों को देख वह अंदर इतराने लगी। रेहान अच्छे से देख सकता था उनके घर का कंडीशन, पर उससे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो सिर्फ जिस काम के लिए आया है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरेखा जी ने रेहान के लिए कॉफ़ी बनाई। रेहान कॉफ़ी तो पीना नहीं चाहता था, पर वह पहली बार आया है, मना भी नहीं कर सकता। रेहान कॉफ़ी फिनिश किया। उसके बाद सुरेखा जी ने रेहान को बताया कि आपने नैना के बारे में पहले मेरे पति से बात कर लिया है, पर मैं उसकी मामी हूँ। उसके लिए क्या भला बुरा है वह मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। जिस पर रेहान ने भी सहमति दिखाया और उन्हें कहा, आपको जो भी पूछना है पूछ सकती हैं, जो भी जानना है आप जान सकती हैं। रेहान अपने बारे में जितना बताना था वह सब बता दिया, जिसे सुन सुरेखा जी को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। और रेहान ने भी बताया कि वह उनकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करेगा, जिस पर सुरेखा जी को तो पंख फड़फड़ाने लगे। सुरेखा जी ने अपने दुखों का पहाड़ रेहान के सामने रख दिया। रेहान ने सुरेखा जी से कहा कि नैना पहले ही रिश्ते के लिए ना कह चुकी है, तो मैं क्या समझूं। जिसे सुन सुरेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वह तो बच्ची है, मैं कहूँगी वह मान जाएगी। शादी बच्चों का खेल नहीं। हम चाहते हैं कि बड़े बैठकर बात करें ताकि आगे कैसे क्या करना फैसले ले। सुरेखा जी का इतना कहना कि रेहान की आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगा। वह अपना कोट ठीक करते हुए कहा, जी ज़रूर, मैं घर जाकर अपने डैड से बात करता हूँ, फिर आपको बता दूँगा। अब मैं चलता हूँ। रेहान जाने से पहले वापस कहा, शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुरेखा जी ने हाथ जोड़ते अलविदा करते हुए कहा, जी ज़रूर बेटा, ये तो बहुत पुण्य का काम है। रात का वक्त मेंशन में। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया। धीरे धीरे वक्त बीत गया। मोनिका दिन भर मन्नत का मोबाइल लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके फ़ायदे का भी नहीं था। युग तो दिन भर ऑफिस में नहीं रहा। अगर वह चाहकर भी मन्नत का मोबाइल ले लेती तो भी उसे किसी फ़ायदे का नहीं, क्योंकि उसका मेहनत व्यर्थ हो जाता। अगर मन्नत के मोबाइल से युवराज को मैसेज भी कर दी, युग तो घर था नहीं देखने के लिए, और इनका प्लान मन्नत को पता भी चल जाता और वह वक्त रहते सतर्क हो जाती। युग के जाने से पहले ही मोनिका ने थोड़ा नाटक करना शुरू कर दी। मन्नत के पास आके नाटक करते हुए बोली, ओ शिट, ये मेरा न्यू मोबाइल है, इसे पता नहीं
आज क्या हो गया, इसे भी आज ही हैंग होना था। यार मेरा इम्पोर्टेंट कॉल और ये है स्क्रीन। मोनिका बोले जा रही थी। उसकी बातें मन्नत सुन रही थी, जो कि कुछ रिएक्ट नहीं की, क्योंकि वह देख सकती थी कि मोनिका के हाथ में आईफोन है। मेंशन के अंदर जब युग का कार एंटर हुआ, मोनिका युग के आने का इंतजार कर रही थी। सही मौका आते ही वह मन्नत का मोबाइल ले लेगी। युग शेरा के साथ मेंशन के अंदर आ रहा था। यूं ही मोनिका अपने कमरे के बालकनी में टहल रही थी और युग को देख वह कमरे से बाहर निकली और अपना मोबाइल कान पर लगाए हुए थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, हेलो हेलो। मोनिका ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसका मोबाइल ख़राब हो गया है, पर वह यह नाटक सिर्फ मन्नत के ही सामने कर रही थी, ताकि कोई दूसरा उसके प्रॉब्लम का कोई सॉल्व ना कर दे। मोनिका को कॉल पर हेलो हेलो करता देख आखिरकार मन्नत ने उससे पूछ ही ली, क्या हुआ, तुम्हारे मोबाइल में वॉइस साउंड का कुछ इशू है क्या? मन्नत का आवाज़ सुन मोनिका पीछे पलटी और अपना बेचारा सा फेस बना कर बोली, मन्नत यार मेरा मोबाइल का साउंड लगता ख़राब हो गया है। मेरी आवाज़ कॉल के दूसरी तरफ से नहीं जा रही। आज शाम से ही प्रॉब्लम है। कल सुबह होते ही मोबाइल शॉप पर जाऊंगी। मोबाइल न्यू फ़ोन, इसे क्या हो गया? मोनिका इतना बोल अपना मुंह लटका ली, फिर अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए बोली, खैर मुझे भी इम्पोर्टेंट कॉल करना था, पर मोबाइल का ही प्रॉब्लम है, क्या करूं? इतना बोल वह जाने को पीछे मुड़ी कि मन्नत बोल पड़ी, मोनिका जब तुम्हारे फ़ोन का इशू है तो ऊपर से तुम्हारा इम्पोर्टेंट कॉल था, तुम मेरा फ़ोन ले लो। मोनिका यही सोच रही थी कि मन्नत इतना कहे और वह अपना मोबाइल दे। मोनिका जैसे चाहती थी उसका प्लान काम कर गया। वहीं मन्नत अपने कमरे में जाकर अपना सेलफोन लाई और मोनिका के तरफ बढ़ाती हुई बोली, ये लो मेरा मोबाइल, तुम कॉल कर सकती हो। मोनिका ने मन्नत के हाथ से मोबाइल ले ली और तुरंत उसे देते हुए बोली, पासवर्ड डालो ताकि अनलॉक हो जाए। मन्नत ने मोनिका के हाथ से मोबाइल नहीं ली। उसने जाते जाते बोली, इसका पासवर्ड है 4x7। मन्नत इतना बोलकर वहाँ से चली गई और उसके जाते ही मोनिका मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मूर्ख लड़की, यार हद है, युगी इसे कैसे पसंद कर सकता है, पागल लड़की को, इसे तो लोगों को समझ तक नहीं है, ये कैसे युग की लाइफ पार्टनर बनेगी। मोनिका मन्नत का मोबाइल लेकर अपने कमरे में बालकनी में चली गई और उसने मोबाइल से युवराज को कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर दी कि मन्नत का मोबाइल मेरे हाथ में है। कॉल की दूसरी तरफ से युवराज ने कहा कि मन्नत के मोबाइल से मुझे जल्दी मैसेज करो, ताकि युवराज भी उसे ढेर सारा मैसेज कर सके। युवराज जैसे जैसे बोलता गया मोनिका वैसे वैसे करते गई और उन दोनों की बातों के मोबाइल पे ढेर सारे चैटिंग हो गया। यूं ही आधे घंटे तक मोनिका मन्नत का मोबाइल लेकर अपने पास रखी और नाम का उसने अपनी एक फ्रेंड का नंबर मन्नत के मोबाइल से डायल कर दी, ताकि मन्नत को यकीन हो जाए कि उसने उसका मोबाइल यूज़ करने के लिए ली थी। थोड़ी देर बाद मन्नत, काव्या और रौनक तीनों लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। युग इस वक्त अपने कमरे में था। मोनिका को यही सही मौका था कि वह मन्नत का मोबाइल युग के हाथों में दे सके। सबसे अच्छी बात यह है कि मोनिका जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मोनिका ने उन तीनों को नीचे बातें करता देख दबे पांव युग के कमरे की ओर बढ़ गई और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल अंदर चली गई। इस वक्त युग कॉल पर किसी से बातें कर रहा था और जैसे पीछे मुड़ा मोनिका को देख सवालिया नज़रों से आईब्रो चढ़ाते हुए उसे ही घूरकर देखने लगा। मोनिका ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी कि बिना नॉक किए उसके कमरे में जाए, क्योंकि इसके पहले युग ने कई बार उसे फटकार लगा चुका है। युग को जरा भी पसंद नहीं उसके कमरे में कोई आए। पहली बात तो किसी को आने नहीं देता, अगर आने भी दिया तो बिना परमिशन के अंदर नहीं कोई
आता, पर आज मोनिका ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई थी। वह अपने प्लान को अंजाम देना चाहती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। बाय।